हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका श्रीकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत लिया है। आयोजन की बात की जाए तो इसका नई दिल्ली में किया गया। विजेता इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रही, जिसकी कप्तान स्मृति मंधाना थी। उप विजेता की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स थी, जिसकी कप्तान मेग लैनिंग थी। संस्करण ये दूसरा था और इसमें कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। थोड़ा सा नोट देखेंगे दोस्तों, WPL के पहले संस्करण की विजेता टीम मुंबई इंडियंस थी। वहाँ विजेता टीम की बात की जाए दोस्तों तो दिल्ली कैपिटल्स थी। पूरी तरह से इस नोट से भी आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, विजेता इसमें मुंबई क्रिकेट टीम रही, ये 42वां खिताब था। उप विजेता की बात की जाए तो विदर्भ रही। मुंबई टीम के कप्तान दोस्तों अजिंक्य रहाणे थे और विदर्भ टीम के कप्तान अजय वाडेकर थे। सारे पॉइंट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मियामी ओपन 2024। एक एक क्वेश्चन सुपर लगाए गए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग और रिवाइज जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा डेनियल कोलिंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा हरेंद्र सिंह को। किन्हें? हरेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन है, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो विराट कोहली हैं। कौन? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। तो शरत कमल। कौन? शरत कमल। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान दें, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। हो सके तो अभी भी समय है आप लोगों के पास, नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए कि सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं पूरी तरह से कवर कराए जा रहे हैं, नहीं कराए जा रहे हैं। अगर नहीं कराए जा रहे हैं तो उन पर फोकस करें, उनको कवर करने का प्रयास करें। आप जानते हैं कितने इंतजार के बाद में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपको दोबारा बैठने का मौका मिल रहा है। अब इसको ऐसे ही अपने हाथ से न जाने दें। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा ना करें दोस्तों, किसी भी चैनल के किसी भी वीडियोस को आप लोग ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या फिर किसी भी वीडियोस को आप पकड़ लिया, बस क्वालिटी पकड़े हुए हैं, बस उसी को पकड़े हुए हैं। ऐसा तैयारी कभी नहीं करने हैं। दिशाहीन तैयारी का कोई अर्थ नहीं निकलता है। पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से आप लोगों को कवर करने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ होगा। तो बीजिंग चीन में किया जाएगा। इसी के साथ देखेंगे, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो टोक्यो जापान में किया जाएगा। दोनों दोस्तों अपडेटेड क्वेश्चन है, आगामी खेल प्रतियोगिता से आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जन्निक सिनर ने जीता, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट है, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता। तो जर्मनी ने जीता है। किसने? जर्मनी ने जीता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 15वें ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आयोजन की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका रहा। विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया, और विजेता की बात की जाए तो भारत रहा। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान इसमें हुज विब्जन थे और भारतीय टीम के कप्तान उदय शहारन थे। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रघुराम अय्यर।
अध्यक्ष दोस्तों यानी आईओसी की अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा है, दोनों ध्यान रखेंगे। तो भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन है, रघुराम अय्यर, और अध्यक्ष पीटी उषा है। स्थापना कब हुई थी ओलंपिक संघ की, तो 1927 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके जीएस, जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। आपका जीएस यानी जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, इसके अलावा यूपी स्पेशल में आपका स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बिल्कुल अपडेटेड है दोस्तों, इसको बनाने में इतना दमखम लगा देगा कि अगर आप लेकर थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इनका प्रिंट आउट निकलवा के पंच करके अगर अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं तो कम से कम समय में आप लोगों को बिना इधर उधर भटके एक अच्छी खासी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पीडीएफ बात करेंगे दोस्तों बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल, जो कि हमारा कंबाइन है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम, आपका पूरा जीके, आपका पूरा विविध, जीएस जिसका अच्छा खासा वेटेज है, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कवर किया गया है, जिसकी भी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। उसके बाद में हमारा पीडीएफ दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल ओएसआई एग्जाम 2024 और एसएससी सीपीओ ओएसआई एग्जाम 2024 का भी लगा हुआ है, जो कि हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। दोस्तों एक बात ध्यान देंगे, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाइए, पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। आप लोग जानते हैं एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। तो बगैर दोस्तों अगर भीड़ से कुछ अलग हो गया, कुछ हट के नहीं करेंगे कुछ अच्छा, तो बात बनने वाली नहीं है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। आप जानते हैं विटामिन आपका दोस्तों एवरग्रीन ट्रेंडिंग टॉपिक है, बराबर यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो यहाँ पे एक सीट हम लगा दिए हैं दोस्तों, अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए ना आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब एक तरफ विटामिन के नाम, फिर रासायनिक नाम और कमी का प्रभाव, यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी इसमें अपडेट कर दिया गया है, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए बार बार पूछा था, रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट है विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विटामिन बी2 रासायनिक नाम रिबोफ्लाविन होता है और इसकी कमी से किलोसिस होता है। विटामिन बी6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से रक्त छींटता या फिर कह सकते हैं दोस्तों और चर्म रोग होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या हमारा विटामिन बी12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से रक्त छींटता और तंत्र की गड़बड़ियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों रक्त छींटता दिया जाता है। विटामिन सी आप जानते हैं सुपर ही है, स्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, बार बार पूछा था, जिसकी कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। आप लोग जानते हैं टाइटली क्वेश्चन पूछा था कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो विटामिन के है। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मदुरई तमिलनाडु में। ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक। जितने महत्वपूर्ण इमारतें और मंदिर हैं दोस्तों, सांची का स्तूप आप जानते हैं, बृहदेश्वर मंदिर, ये सारे बार बार पूछे जाते हैं। तो एक सीट हम नीचे लगा दिए हैं, पूरी तरह से सब कुछ कवर कर लिया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन भी इसमें हम डाल दिए हैं, ताकि क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से घुमा के पूछा जाए तो भी अगर आप इसको रिवाइज रखते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस हो और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मदुरई तमिलनाडु में। अब एक तरफ इमारतें मंदिर के नाम है, दूसरी तरफ स्थिति है। सबसे पहले अजंता मेलोरा गुफा बार बार पूछा था, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन औरंगाबाद भी डाल दिया गया है। नेक्स्ट है शांति निकेतन, यह कहाँ पे स्थित है? वीरभूमि पश्चिम बंगाल में। सांची का स्तूप आप लोग जानते हैं, रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, सूर्य मंदिर आप लोग नाम सुने हैं, जिसे काला पैगोडा भी कहा था, या कोणार्क ओडिशा में है। इसी के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर आपका एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट
ये महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, ब्रह्मा मंदिर। क्या है, ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर राजस्थान में है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर आपका चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर आपका तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। वैष्णो देवी मंदिर आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। और खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। सब कुछ आपका कवर है। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन लगा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। आर्टिकल से पॉलिटी के आया हुआ दोस्तों, आप जानते हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी के जो मोस्ट क्वेश्चन है विशेषकर आर्टिकल से जितने पूछे आते हैं सबको एक साथ कवर करके लाएं। अगर आप इसको कवर रखते हैं दोस्तों तो इस टॉपिक के आपके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला, महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, महान्यायाधीश भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बार बार पूछा जाता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 है। फाइनेंस कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 का है। अगला है, वित्तीय अपराध की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्र के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा 3 क्वेश्चन पहले सुपर एक साथ है। पहला है, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटेन से। अगला है, संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? करेक्ट आंसर होगा 1956 में। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? करेक्ट आंसर होगा 1953 में। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर होगा फजल अली। कौन? फजल अली। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो 73वां संशोधन जो कि 1992 में किया गया था। बिल्कुल आपका एवरग्रीन सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन था जो कि 1987 में किया गया था। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई? तो 52वां संशोधन था जो कि 1985 में किया गया था। वह अनुसूचित जात तथा जनजात आयोग के गठन का प्रावधान संविधान का गठन किस संशोधन द्वारा हुआ? तो 65वां संशोधन था जो कि 1990 में किया गया था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर होगा 1980 से 85। पंचवर्षीय योजना एक सीट लगा दिए हैं आपके पहले पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं, सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। अगर आप इसको दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, यहाँ से ना आपके क्वेश्चन कभी मिस हो सकते हैं ना गलत हो सकते हैं। सब कुछ पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए क्वेश्चन क्या रखा गया है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर होगा 1980 से 85। अब पहले छठी पंचवर्षीय योजना के थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, पुनः हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 85 तक थी। इसने मूल नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। ध्यान रखेंगे, एक एक फैक्ट से हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई, जो कि आपका सुपर पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अब चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से आप लोग शुरू कीजिए। चलते हैं दोस्तों, पहला क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हमारा शुरू होगा। ये रिपीटेड आ गया आपका छठी पंचवर्षीय योजना, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए इसको पूरी तरह से फोकस करते हैं पहले हम लोग। ये है आपका दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि,
जितने फैक्ट एग्जाम में बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जाते हैं, सब कवर किए गए हैं। तो क्या दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। मॉडल हेराडोमर मॉडल। मुख्य उद्देश्य कृषि विकास। नोट देख लेंगे। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना या दामोदर नदी घाटी परियोजना या व्यास परियोजना लगाई गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखिए। इसकी समाधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961। मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल। उद्देश्य था कृषि विकास। नोट देखेंगे दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग, जैसे पहले में कृषि विकास समझ लीजिए, दूसरे में औद्योगिक विकास। तो क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। रिवीजन कर लेंगे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर। क्या दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना से जुड़े फैक्ट देखिएगा। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। बार बार पूछा था कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना है। आगे बढ़ेंगे, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। अभी जीडी में बार बार इसको पूछा गया। अब क्यों असफल रही? जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और अभूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश, ये भी बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं। इससे कम से कम 20 फैक्ट आपके निकलते हैं। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। योजना अवकाश था ये। और इसी अवधि को दोस्तों, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ये भी पॉइंट आप जानते हैं, एग्जाम में बार बार पूछाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे चलते हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना देखिएगा। मॉडल की बात की जाए तो डीआर गाडगिल मॉडल, ये बार बार पूछा था। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो, आप लोग जानते हैं, की स्थापना की गई? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। पांचवी देखेंगे, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। चलिए 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ से। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली? तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई? तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। छठी देखिए आप लोग, छठी पंचवर्षीय योजना समाधि थी 1980 से 85। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। बाकी पॉइंट इसके हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं क्वेश्चन के दौरान। 2 क्वेश्चन यहाँ से और देख लीजिए। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई? छठी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना ही थी। और नाबार्ड हम लोग देख ही चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा, समाधि 1985 से 90। मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य का विकास। अब एक पॉइंट देखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू की गई? छठी पंचवर्षीय योजना, आप लोग ध्यान रखेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं देखेंगे आप लोग, 8वीं पंचवर्षीय योजना समाधि 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। एक क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में शुरू की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। 9वीं देखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, समाधि 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा, समाधि थी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। 11वीं देखिएगा आप लोग, 11वीं से क्या क्वेश्चन निकलता है दोस्तों देखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय थी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। एक नोट देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। अगला देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी समाधि थी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम और समावेशी तथा सतत विकास। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, तीव्रतम, समावेशी और सतत विकास। ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि चलाई गई। अब नोट देख लेंगे,
योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, आप लोग जानते हैं, जनवरी 2015 को, जिसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, प्रथम CEO अमिताभ कांत। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और CEO हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों तो पंडित जवाहर कौन है, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं, यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हमारे पंचवर्षीय योजना थे, जो कि योजना आयोग से जितने क्वेश्चन जुड़े थे सबको हम लोग बात कर चुके हैं। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया था? करेक्ट आंसर को वातावरण में ध्वनि। सुपर क्वेश्चन है, कहाँ से आया? साइंस से आया। तो मोस्ट वन साइंस के प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? करेक्ट आंसर का कैलोरी में। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। आगे बढ़ेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड है। वह यान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से होती है। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर का हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से पर होता है? किडनी में होता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। अगला है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? करेक्ट आंसर का यकृत के द्वारा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलते हैं आगे। पहला, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? स्थि मज्जा में। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? करेक्ट आंसर का पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। वही सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। किसकी? आयरन की। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।